विक्रांत गुप्ता इन लाहौर और इन पाकिस्तान कवर टू चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो उन्होंने कल मोहम्मद आमर का इंटरव्यू किया है। तो मोहम्मद आमर का जो इंटरव्यू था उसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 चीज़ें जो हैं निकाली हैं, और मैंने समझा है कि उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि स्पेशली आमर इज़ माय फेवरेट बॉलर, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा बैक करता हूँ। तो कल उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बातें की और बड़ी मज़े की बात की है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि मैं चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें अपने वर्ड्स पे भी, और उसके बाद आप दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें और आप लोगों से भी राय लें कि आप लोगों की क्या राय है कि जो आमिर ने जवाब दिए हैं और जो उनसे सवाल किए विक्रांत गुप्ता ने, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। मैं तो अगर बात करेंगे तो मैं टोटली 100% जो है वो मोहम्मद आमर से सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया और बेहतरीन जो बातें थी और वो उन्होंने की हैं, और हर बात जो थी वो बिल्कुल एक्यूरेट और कैलकुलेट करके की हुई थी। उसमें ये नहीं था भी किसी बंदे को उसने फेवर दी हो और मेरिट पे बात की है। तो चलते हैं ज़रा स्पेशली इंटरव्यू की हम बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा वो बाबर आजम के बारे में बात की गई कि बाबर आजम के इतने फेलियर क्यों हैं, क्या रीज़न है कि बाबर आजम, एक वो टाइम था कि विराट के नक्शे कदम पे चल रहा था, विराट के पीछे पीछे था, उसको कैच करने के मूड में था। तो अब क्या मसला बना है कि बाबर आजम इतने डीप क्यों चले गए हैं और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इतनी डीप क्यों चली गई है, और क्या आप इस हवाले से सारी बाबर आजम के बारे में ज़रा बताएं तफसील से। तो उसके बाद आमर ने बताया कि कोई भी चीज़ है ना, उसको अगर आप टाइम से पहले उससे अगर आप डिमांड करेंगे कि आप मुझे कोई बड़ी अचीवमेंट करके दें, तो वो नहीं हो सकती। मतलब उसका बाबर आजम का बारे में कहना ये था कि हमने उसको कप्तानी जो है वो टाइम से पहले दे दी। मतलब अभी उसका टाइम नहीं था तो हमने उसको कप्तानी दे दी। सैफी भाई को जल्दी हमने निकाल दिया, उसकी जगह पे हमने, जहाँ पर सैफी भाई ने इसको ग्रूम करना था एज ए कैप्टन, तो लेकिन हम वो ग्रूम नहीं कर पाए, तो इसको हम जल्दी लेके आए। उसके बाद फिर इससे आगे डिलीवर नहीं हुआ और उसके बाद इसकी बैटिंग पे बड़ा असर पड़ा। उसके बाद जब इसको दोबारा जो है वो कप्तानी से हटा दिया गया, जैसे चेयरमैन नए आए तो उन्होंने इसको कप्तानी से हटा दिया रज़ाक अशरफ साहब ने। तो उन्होंने शाहीन को लेके आए, शाहीन को तकरीबन अभी एक सीरीज़ ही दी है, तो उसके बाद उन्होंने वापस जो है वो बाबर आजम को दे दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो क्लैश बना है शाहीन और आमर का, उसके जो नुकसानात हैं वो अभी तक भी हमें नज़र आ रहे हैं, और अभी तक वो प्रॉब्लम्स जो है उस प्रॉब्लम से बाबर आजम नहीं निकल पाए। ये बाबर आजम की सबसे बड़ी रीज़न है। जहाँ तक मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि हमने बाबर आजम को उनकी तवक्को से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दे दी थी कि आप कप्तान भी हैं, आप सेलेक्टर भी हैं, आपके जो दोस्त हैं, मतलब आपके जो एजेंट हैं वो टीम में आपके साथ रहें, वो इस तरह के आपके साथ खुली गपशप हो। तो ये वो चीज़ें थी जो बाबर आजम की बैटिंग पे जो बड़ा असरात कर रही थी। मतलब इन चीज़ों से हट के बाबर आजम का जो अपना एक वर्क था, बाबर आजम उससे हट गए थे। बैटिंग की वजह से जाने जाते थे, लेकिन बैटिंग ही नहीं की तो उसके फिर उसका फ़ायदा नहीं है। फिर वो कैप्टन में फ़ेल हुए, बैटिंग में फ़ेल हुए, उसके बाद कप्तानी छोड़ी, उसके बाद दोबारा फिर कप्तानी मिली, फिर कप्तानी छोड़ी। तो ये वो तमाम चीज़ें डाउनफॉल थी जो बाबर आजम की लाइफ में एक बड़ा जो है कि हार्ड मोमेंट मैं उसे कहूँगा, कि जिसकी वजह से आके बाबर आजम की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी डिप है। प्लेयर बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है प्लेयर, लेकिन उस पर जो जिस सिनेरियो से निकल के आया वो सिनेरियो बुरा था। उसके बाद नंबर 2 पे उसने सवाल किया कि रिजवान की कप्तानी को आप कैसे देखते हैं। थोड़ा सा स्माइल भी दिया। उसने कहा जी फरारी से उतर के रिक्शे पे बैठ गए। मतलब कि उसने कहा कि मैंने जहाँ तक रिजवान को मैं जानता हूँ, जिसने पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कप्तानी की है, उसके बाद पीएसएल में कप्तानी की है, लेकिन जब जहाँ पर कप्तानी मैटर करती है, जब उनको बड़े एक यानी कि लेवल पे आके कप्तानी मिली है, तो वो उसके हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए। सबसे बड़ी एग्जांपल ये दी कि पूरा पाकिस्तान आपको कह रहा था कि सिलेक्शन में जो है वो 2 नंबरी हुई है, तो आप जो है वो अपनी जो एक स्पिनर है वो उसको ऐड करें। आपके पास मौका भी आया था इमाम का, लेकिन आपने उसको नहीं जो है वो फ़ायदा उठाया उस मौके से, तो आपने इमाम को बुला लिया। आपके पास उस वक्त मौका था सुफियान को ऐड करने का। जो आपके पास उस्मान खान बैठे हुए थे वो ओपनिंग कर सकते थे। वो ऐसे इतने कहता हूँ कि नॉन एक्सपीरियंस वाला बैट्समैन नहीं था कि आपको उसको पहली दफ़ा आपने रिस्क लेना था। वो डोमेस्टिक में आपके जो है वो खेल चुका है नए बाल से। तो उसकी एग्जांपल जो है रिजवान के बारे में उन्होंने कहा है कि उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो रोहित वाली है। रोहित को जब अगेंस्ट चैंपियन ट्रॉफी इधर बांग्लादेश में जो उन्होंने अपना बैटिंग स्ट्राइक रेट रखा था 238 आई थिंक, उसको चेज़ करना था, तो उसने अपना जो खेलने का स्टाइल है उसको नहीं बदला। पाकिस्तान के खिलाफ 242 चेज़ कर रहा है,
उसको उसके खिलाफ भी उन्होंने आगे कोई सिंगल डबल नहीं की। अगर यहाँ पर हमारे प्लेयर होते टुक टुक करके चलो जी मैं अपने सेंचुरी कर लवा, मैं 50 कर लवा, कोई नहीं 250 रन आप बना लेना है, लेकिन ऐसे नहीं है। उसने कहा है कि मैं उस सिनेरियो से निकल चुका हूँ, मुझे रिकॉर्ड नहीं, मुझे पहले कंट्री है। तो ये चीज़ें रिजवान में मिसिंग है। लीडर करता होता है ना, लीडर के पास जो अच्छा लीडर होता है वो फैसला कर दे तो उसका फैसला माना जाता है। कप्तान के पास पावर होती है, लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी जो रिजवान ने वो पावर यूटिलाइज नहीं किया, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि वो एक बेबस कप्तान नज़र आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक पीएसएल में बड़े जो है कि खूनखार जो किस्म के आप कह रहे हैं कि वो कैप्टन थे, बड़े ज़बरदस्त एग्रेसिव कैप्टन थे, लेकिन यहाँ पर आके वो जो है वो मुकम्मल फेल हो चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद आमर से पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बात हुई कि ये वो बॉलिंग है कुछ अर्सा पहले जब इसको हाईली रेट किया जा रहा था, ये पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, ये वर्ल्ड की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। उन्होंने कहा कि आपकी जो एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था उसमें पहले 4 आप लोगों ने आउट भी कर लिए थे, और उसके बाद फिर वो बारिश वाला इशू, और उसके बाद अगले दिन पे वो मैच जाना, उसने जाके आपकी बॉलिंग को ऐसा डिप दिया है तो उससे आप अभी तक नहीं निकल रहे। जिसमें आमर ने ये कहा था कि जब हम छोटे लेवल यानी कि छोटी लेवल की जो टीम थी उनके टूर भी नहीं छोड़ेंगे, नीदरलैंड के आइलैंड का हम टूर पूरा हमने हमारी पूरी फुल टीम जो खेल के आ रही थी, तो फिर हम थके हुए थे, इधर आकर हमारे साथ यही होना था। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उससे रेस्ट ही नहीं है, रेस्ट नहीं है, और उसके बाद मुसलसल हमने खिलाई जाना है, और हमें पता ही नहीं है कि हमने बॉलिंग डेथ में कैसे करनी है, शुरू में कैसे करनी है, मिडिल में कैसे करनी है। जिस तरह रिजवान की बात करते हैं ऑन दी टाइम वो लेके आए और सही मूवमेंट पे लेके आए हैं कि यहाँ पे बॉलिंग फलां बॉलर हो, तो लेकिन हम करें क्या कि हमारी बॉलिंग जो है उस वक्त जो एशिया कप था उसमें मुकम्मल एक्सपोज हो चुकी थी कि इंडिया वालों ने आपको मार मार के आपके नीचे आने वाले तमाम जो बैट्समैन थे उन्होंने मार मार के उल्लू बना दिया था। ठीक है, फिर वहाँ से आपकी बॉलिंग में डिप आता गया, आपकी फिटनेस मसाइल आपकी बॉलिंग के बहुत ज़्यादा थे, कभी शाहीन इंजर तो कभी नसीम इंजर तो कभी हारिस रऊफ़ इंजर, और इसी इंजरी का आज रिजल्ट ये है कि हम डेथ ओवर में 100+ रन खा रहे हैं। ये हमारी फिटनेस की ये है पाकिस्तान की बॉलिंग की। तो मतलब बॉलिंग के बारे में उन्होंने कहा कि हमने इनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लिया, अब 8 ओवर हम नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर जहाँ पर हमारे यंगस्टर को जाना चाहिए वहाँ पर हम खुद जाएंगे, तो उसके रिजल्ट फिर ऐसे ही आएंगे। उसके बाद वनडे में और टेस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि वनडे और टेस्ट की टीम कैसे बननी चाहिए। उन्होंने कहा अगर आपने T20 की टीम बनानी है तो आप PSL के जो टॉप परफॉर्मर प्लेयर हैं आप उसको उठाएं और आप एक T20 की टीम सेट कर दें। और जहाँ तक बात आती है टेस्ट की और ODI की, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने डोमेस्टिक के जो रेड बॉल का सीज़न है ना उसमें से आप लड़के पिक करें। ये ना हो कि आप जो PSL से आप उठाएं लड़के, T20 से उठाएं और उसको वनडे में भी खिला दें और टेस्ट में भी खिला दें, ये ऐसा काम नहीं होना। ये बड़ी अच्छी बात है, PSL जो है वो आपका ब्रेड एंड बटन है आपके पाकिस्तान का, लेकिन आप उसको एक T20 तक महदूद करें ना कि आप उसको वनडे में और टेस्ट में छोड़ेंगे तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। आपके पास मिडिल ऑर्डर पहले नहीं थे, अब आपके पास सारे मिडिल ऑर्डर थे और आपके पास जो है वो ओपनर नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर क्रिकेट में वापस आना है तो हमें रेड बॉल की जो हमारी डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उसको लेके आना पड़ेगा, बॉलिंग पे वर्क करना पड़ेगा, बैटिंग पे वर्क करना पड़ेगा, स्पिन डिपार्टमेंट में वर्क करना पड़ेगा, तो फिर जाके जो पाकिस्तान के फ्यूचर में जो टीम है वो वनडे की सेट हो सकती है। उसके बाद अगली बात करते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन और इमाम, जिसके बारे में मैंने को पहले बता दिया है कि लीडर के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, वो अपनी टीम को कैसे सेट करेगा। आपके पास मौका था इमाम को सेट करने, इमाम को लाने के बजाय आप अगर सुफियान मुकीम को ऐड कर लेते तो उसके आपको रिजल्ट्स डिफरेंट थे, पूरी दुनिया आपको बता रही थी। हत्ता कि आपको PCB चेयरमैन साहब ने भी कहा अगर आपने चेंज करना है तो मेरी तरफ से इजाज़त से आप चेंज करें, मैं आपको नहीं रोकने वाला। लेकिन इन्होंने ईगो का मसला बनाया जो आकिब जावेद साहब है, और उसकी भीड़ जो चढ़े हैं वो रिजवान कभी भी सिलेक्शन से खुश नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बस मैं थोड़ा सा डाटा जो है वो जो है कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे वो कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह हम उस पर तफसील से बात करेंगे, तो रिजवान की कप्तानी पे भी बात करेंगे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के बारे में पूछा कि टॉप 2 जो है वो फाइनलिस्ट या सेमीफाइनलिस्ट, तो आप कन्फर्म फाइनलिस्ट कौन सी हैं। तो आमर ने कहा कि मैं इंडिया को देख रहा हूँ फाइनल के लिए, और साथ में न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ कि ये 2 टीमें जो हैं वो बड़ा डोमिनेट करती आ रही हैं। अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो माइक ब्रेसवेल जो है वो आपको नए बॉल से भी विकेट लेके दे रहे हैं, पुराने बॉल से भी विकेट लेके दे रहे हैं। और इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, जडेजा, अक्षर और उसके बाद कुलदीप, तो इनका तो जोड़ ही नहीं है पूरे इस चैंपियन ट्रॉफी में बॉलिंग का ना, तो इनकी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। तो आमर ने कहा है कि मेरी नज़र में जो है वो इंडिया और जो न्यूजीलैंड है ये फाइनल है, ये दोनों फाइनल खेलेंगी, और इसके बाद ही फाइनल जो फाइनल पेयर होगा वो बाहर आएगा। उसके बाद लास्ट पे उससे क्वेश्चन किया गया कि विराट को आप कैसे देखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस अपने बारे में बताएं, आपका माइंड क्या है।
तो सबसे पहले उन्होंने अपनी बात की। उसने कहा है कि ये जो बैठे हुए हैं ये इनके अपने सिनेरियो हैं कि इन्होंने कैसे क्रिएट किए कैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कई ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिनकी फ़िटनेस से मेरी फ़िटनेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो मुस्कुरा भी रहे थे, मतलब उनका माइंड है खेलने वाला, लेकिन उसको प्रॉपर जैसी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। और विराट के बारे में उनसे पूछा गया कि विराट के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। उन्होंने कहा जी उसका कंपैरिजन किसी से नहीं बनता। उन्होंने कहा जी अगर मैं अपने मादी की मिसाल दूं तो लोग मुझे वसीम अकरम के साथ कंपेयर करते होते थे कि वसीम अकरम हमें मिल गया। उन्होंने कहा मैं उस वक्त भी लोगों को कहता होता था मुझे उसके साथ कंपेयर ना करें, उसको 600 विकेट है वनडे में, तो इतना बड़ा प्लेयर और इतनी स्विंग और सीम, मेरा उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं हाँ उसके नक्शे कदम पे चलने वाला बंदा ज़रूर हूँ, उसको फॉलो ज़रूर करता हूँ। तो यही बात उन्होंने विराट के बारे में भी कहा है कि विराट कोहली जो है इसके मुकाबले का प्लेयर कोई नहीं है। अगर अगर आप कहें ना कि इसके मुकाबले का कोई प्लेयर है तो ये बात गलत है। विराट को चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, पूरे एशिया से लोग जो इसको प्यार करते हैं और उनकी नक्शे कदम पर चलने के लिए उनकी ख्वाहिशात हैं कि हम उस जैसा बने। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप एक इतने बड़े प्लेयर को रोल मॉडल बनाएंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंस होंगे। खैर ओवरऑल जितना ये इंटरव्यू हुआ है आमर का, मैं तो उसको 10/10 नंबर देता हूँ। और बेहतरीन जो इतनी गुफ्तगू हुई है, थोड़े से दिल में अरमान भी थे ना खिलाने वाले, और चैम्पियन ट्रॉफी में उसकी ज़रूरत भी थी। तो शायद जो लोग ईगो का मसला बना के बैठे हुए हैं, जो उनकी नज़र में अब जो चीज़ें हैं कि ये बंदा अब डिलीवर नहीं कर सकता उनके बकौल, तो ये सरासर गलत है। आमर अभी भी क्रिकेट खेल सकता है और आपके मौजूदा प्लेयर से अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, और वो पाकिस्तान की ज़रूरत थी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।